रिकॉर्डेड और आप इसको वापस भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पिछले सेशंस भी रहे हैं, तो हम ऐसे मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस या बिलीफ सिस्टम पे बात नहीं करते हैं। इट्स ऑल टेक्निकल, ठीक है। उसके अंदर साइंस से बहुत ज्यादा लिंकअप होता है। तो आज का जो सेशन है अंडरस्टैंडिंग गणपति, तो इसके लिए काफी यूनिफाइड फील्ड मॉडल जो होता है यूनिवर्स का, उसको जानना पड़ता है। उसके बगैर इट्स इम्पॉसिबल कि हम इस एनर्जी को समझ पाए। कि जितने भी देवता हैं जो पुराणों के अंदर मेंशन्ड है, 33 टाइप्स ऑफ देवता जो होते हैं, ये सारे के सारे कोई ना कोई वेव फंक्शन है यूनिफाइड फील्ड के अंदर। अच्छा, ये क्या है, ये जानने के लिए पहले हमें थोड़ा सा यूनिफाइड फील्ड को समझना पड़ेगा। उसके बाद में हम समझ पाएंगे कि व्हाट आर द सीक्रेट्स बिहाइंड गणपति। ठीक है। तो जो सेशन है थोड़ा शुरुआत में टेक्निकल होगा, हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ नहीं आए, इट्स ओके। जितना भी आपको समझ में आए इट्स गुड, और डेफिनेटली आपको मजा आएगा, ये श्योर है ना। अगर कोई वॉइस इशू हो, जैसे कि अभी सबको आवाज आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे बीच में बोल सकते हैं। अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चंस हम सेशन के एंड में जरूर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे लोग अभी कनेक्ट होते जाएंगे, और सेशन जो है उसके एंड में हम आपके सारे क्वेरीज क्वेश्चन सब लेंगे। उसके पहले वी विल बी सीइंग ओनली व्हाट आई एम टेलिंग, आप सीधा उसे सुनेंगे। तो आप सभी अपना जो है म्यूट करके रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई भी अनम्यूट रहेगा तो बीच बीच में सभी को डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, तो आप सभी म्यूट रहेंगे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8। ठीक है, रेस्ट पीपल विल कीप ऑन कमिंग एंड ज्वाइनिंग। Okay. So, anyone who is unmute, please mute yourself. Okay. So, the session Understanding Ganpati. So, brought to you by Ancient Wisdom Series. तो आज हम क्या देखने वाले हैं? What shall we see today? तो हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था, तो साइंस बिफोर 1930s है ना, 1930 के दशक के पहले विज्ञान की क्या सोच थी, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद एटम की डिस्कवरी के बाद में कैसे विज्ञान की सोच में परिवर्तन आया, है ना, हाउ डू द साइंस चेंज्ड आफ्टर दिस रिमार्केबल डिस्कवरी, उसको देखेंगे। प्लीज whosoever is unmute, please mute yourself. 1930 के पहले का साइंस बता रहे हैं। Yeah. डिस्कवरी ऑफ Please. एटम। Hello. Who is unmute? Please. Yeah. Okay. Keep yourself muted. तो हम साइंस 1930 से पहले कैसा था, एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटम, उसको देखेंगे। स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, दैट हाउ डू द स्ट्रिंग थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। छोटा छोटा, ज्यादा नहीं देखेंगे। यूनिफाइड फील्ड मॉडल जो है वो अभी तक का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट महागणपति। ठीक है, सो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गणपति क्या ये समझ में आएगा। अदरवाइज अभी तक हम रिलीजियस या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात कर ही रहते हैं। ऐसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज साइंटिफिक एस्पेक्ट इन इटसेल्फ, बट यस, रिलीजियस एस्पेक्ट से हट करके हम आज एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे गणपति को। ठीक है, तो 1930 के दशक के पहले का विज्ञान कैसे था, तो उसके अंदर एक चीज थी कि सब कुछ सेपरेटेड था, है ना। कुछ भी ऐसा इंटीग्रेट होगा ऐसा नहीं था। इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे आज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है या फिर मैकेनिक्स है, ये सब फिजिक्स के जो ब्रांच है, ये सब कहीं ना कहीं लिंक अप हो जाते हैं। ठीक है, एक इसी को हम इंटीग्रेटेड फिजिक्स कहते हैं। बट उसके पहले सब कुछ ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़े जा रहे थे। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहा था तो कोई, है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कोई और ऑप्टिक्स, ऑकोस्टिक्स, इस टाइप से एवरीथिंग वाज सेपरेट। ठीक है, सब कुछ सेपरेटेड था, और किसी को ये नहीं लगता था कि इस यूनिवर्स के सारे फोर्सेस का कोई कॉमन ओरिजिन हो सकता है। ठीक है, एवरीथिंग वाज सेपरेट एंड डिफरेंशिएटेड, और एक लिंक नहीं था इनके बीच में। ठीक है, ये सब कुछ अलग अलग एक्सप्लोर हो गए थे।
तो 1930 के दशक के पहले जब भी वेदों के बारे में बात की जाती थी या फिर देवी देवताओं, मतलब एवरीथिंग वाज रियली वेरी सुपरफिशियल, और सबको लगता था कि ये सब पॉइंटलेस चीजें। इट वॉज द एरा ऑफ एथिज्म, ठीक है। जब विज्ञान अपने चरम पर खोज कर रहा था उस समय एथिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। एंड उसका रीजन भी था बिकॉज यस, किसी को वेदों के पीछे का विज्ञान समझ में नहीं आया था, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। फिर आगे जाकर के क्या हुआ, एक बहुत रिमार्केबल चीज हुई जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम, ठीक है। जब इसको डिस्कवर किया ना, फिर एक लिंक हमें मिला सटल वर्ल्ड का। इसके पहले सब कुछ हम ग्रॉसली देखते थे, जो आंखों से दिख सकता है वही सच है, जो नहीं दिखता वो सच नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली जो हमें दिखता है वो सिर्फ 2% भी नहीं होगा, 98% वो है जो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। सो क्वांटम फील्ड थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये इसका आना बहुत ही रिमार्केबल चीज थी, जिसकी वजह से हमें सूक्ष्म ज्ञान या सटल साइंस जो है वो समझ में आने लगा। सो हर एक चीज, हर एक एलिमेंट का एक बेसिक एंटाइटी है जिसे हम एटम कहते हैं, है ना, अणु कहते हैं उसे हिंदी में। जितने भी एलिमेंट्स उन सभी का एक बेसिक यूनिट है, सो इट इज कॉल्ड एज एटम। एंड उसकी डिस्कवरी से, उस एटम की डिस्कवरी से एक बहुत बड़ा चेंज आया कि हमें ये पता लगने लगा कि व्हाट इज बियॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में कनकरेंटली स्ट्रिंग थ्योरी, ये एक अटेम्प्ट चल रहा था कि यूनिवर्स कैसा है इसको समझाया जाए, और स्ट्रिंग थ्योरी एग्जिस्टेंस में आने लगी। तो स्ट्रिंग थ्योरी 1943 में आई, और उसमें हमें पता चला कि यस, जितना भी ये यूनिवर्स है इसको एक तार की तरह मान लो, ये पूरा यूनिवर्स एक तार जैसा है, और इसके डिफरेंट वाइब्रेशंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो यूनिवर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज को राइज करते हैं, ठीक है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उससे ये पूरा के पूरा एटॉमिक फील्ड जनरेट होता है, और इस एटॉमिक फील्ड से ये मॉलिक्यूलर फील्ड एंड देन ग्रॉस वर्ल्ड जनरेट होता है। तो ये 1943 में खोजा, इसको ऐसे समझा गया था, और तब काफी टाइम तक ये चला था। लेकिन इसके बाद में चेंज आया जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो अभी तक भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसके भी कुछ फ्लॉज ड्रॉबैक जरूर हैं, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड मॉडल ये है। सो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और इसे किसने बताया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन। सो उन्होंने कहा था देयर इज अ कॉमन लिंक बिटवीन ऑल द फिजिकल फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन द नेचर, ठीक है। चाहे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इन सभी के अंदर एक कॉमन लिंक है, जिसकी वजह से ये पूरा के पूरा यूनिवर्स जो है चल रही है। सारे फोर्सेस एक कॉमन लिंक से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, यूनिवर्स जैसे एक समुद्र के जैसा है, और सारे फोर्सेस उसके ऊपर उठ रहे समुद्र के वेव्स जैसे हैं, ठीक है। सो ऐसा एक मॉडल काफी ज्यादा मेहनत के बाद में प्रेजेंट हुआ, दैट हाउ इज यूनिफाइड फील्ड इन दिस यूनिवर्स। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक आपको ऊपर कुछ ऐसे नाम दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, में कर्सर को आप फॉलो करते जाएं तो आपको दिखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सारी की सारी चीजें सबसे टॉप पर ऐसे लिखी हुई है। उसके नीचे से क्लासिकल मैकेनिक्स ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसके नीचे न्यूक्लियर क्वांटम मैकेनिक्स ये सब है, फिर कुछ और है, एंड देन सुपर यूनिफिकेशन यूनिफाइड फील्ड है। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, इन सब का क्या मतलब हुआ, ये वो ग्रॉस चीजें हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं। सो द फिजिकल वर्ल्ड विच कैन बी एक्सपीरियंस विद 5 सेंसेस, ओके, उसको हम सबसे सुपरफिशियल मानते हैं। और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ आता है जो कि बहुत ही ग्रॉस है, जो सामने है, इसके अंदर कुछ भी सटल नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको राइज कौन कर रहा है, किसकी वजह से ये सब कुछ आ रहा है? तो आप देखिए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या एनर्जी हो गया, एरोस्पेस हो गया, ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर है। तो थर्मोडायनेमिक्स जिन फिजिकल फोर्सेस की बात करता है वो उससे एक लेवल नीचे है।
वो है पर उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बट वी कैन नॉट सी इट विद आवर 5 सेंसेस। ठीक है, ये लेवल है लेवल 4। हु इज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप में से कौन है जो अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट। ओके ग्रेट। ठीक है, तो लेवल 5 पर ये सब कुछ है जो बहुत सुपरफिशियल फील्ड है, उसके नीचे कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड जो हम देख सकते हैं वो आता है। उसके नीचे एटॉमिक फील्ड है जिसकी वजह से ये 4th लेवल एग्जिस्टेंस में आ रहा है। एंड देन गोइंग डाउन देयर इज अ सुपर यूनिफाइड फील्ड विच इज गिविंग राइज टू एवरीथिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये बहुत टेक्निकल हो गया। अगर आपको मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो यूनिवर्स कैसा है, कुछ ऐसा है, दिस इज लाइक अ सी। ठीक है, एक समुद्र के जैसा है। इस समुद्र के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो बहुत ही चंचल और एक्टिव पार्ट है, ठीक है, और एक उसका सबसे शांत भाग है जिसके आधार पे सारी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, सो देयर इज अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड देयर इज अ यूनिफाइड फील्ड ऑफ यूनिफिकेशन ऑन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग। ओके, सो इसकी एनालॉगी हमें वेदों में क्या मिलती है, जो इस ब्रह्मांड का शांत भाग है जिसके ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड जन्म ले रहा है, इसको हम शिव कहते हैं। इट इज एनालॉगस। ठीक है, और उसके ऊपर जो शिव के भाग के ऊपर जो चंचल भाग है, ठीक है, जो खुद ही वर्ल्ड को जन्म दे रहा है, इसे हम शक्ति कहते हैं। एंड दिस इज व्हाट शास्त्रों में इसे अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है, दैट शिव एंड शक्ति आर कंबाइंड एंड दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये बिल्कुल ऐसा है कि समुद्र का शांत और चंचल भाग हो गया। अब उन दोनों में क्या फर्क है, वो दोनों ही समुद्र ही हैं। ठीक है, वो अलग होते हुए भी एक है। तो दिस इज कॉल्ड द अर्धनारीश्वर रूप। एंड उसके ऊपर जो सरफेस वेव्स हैं, ये सारे, इन्हें हम देवता कहते हैं। ठीक है, जो इस फील्ड के सरफेस पर हैं। तो रहा सवाल कि फिर हम लोग और हमारा वर्ल्ड कहाँ पर आता है। अगर इन तीनों ने ये जगह एक्वायर की तो हमारा वर्ल्ड है कहाँ। सो हाउ इज इट, तो ये कुछ ऐसा है जिसे हम कहते हैं अ टाइडल वेव ओवर दिस ओशन। यस, तो इस टाइडल वेव की तरह ये हमारा ग्रॉस वर्ल्ड है, उठता है। दैट इज व्हाई वी से देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड मिलियंस ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि समुद्र में एक ही लहर थोड़ी ना उठती है, हजारों करोड़ों लहर उठती है। एंड उसी तरीके से ये सारी की सारी सटल वेव्स की तरह उठती हैं एंड दे डिसॉल्व इन इट बैक। सो ये यूनिवर्स एक रैंडमाइजेशन की तरह उठता है और डिसॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसे हम लीला कहते हैं शास्त्रों के अंदर। लीला मतलब कि उसका कोई लॉजिक नहीं है। इट इज लाइक अ वेव अराइजिंग एंड डिसॉल्विंग इन इटसेल्फ। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? There is a logic, yet there is no logic. This is a very contradictory statement, but I think it's true. I cannot claim it's true, but I think it's true. Okay. सो सेकेंड थिंग, अगर इस मॉडल को देखें तो यहाँ पे अब मैंने कुछ लेवल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लेवल 5, 4, 3, 2 एंड दिस इज कॉल्ड लेवल 0 और 1। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सब लेवल 5 पर हैं। वी ऑल एग्जिस्ट ऑन द 5th लेवल विच इज क्वाइट विजिबल। मैं आपको दिख रहा हूँ, ये सब कुछ लेवल 5 पर चल रहा है। लेकिन मैं आपको दिख पा रहा हूँ कुछ ऐसे वेव्स के थ्रू, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पहुंच कर मेरा पिक्चर बना रहे हैं, मेरे प्रेजेंटेशन का पिक्चर बना रहे हैं। अगर उनको देखें, वो सब लेवल 4 पर है। ठीक है, उन वेव्स की कैरेक्टर्स को अगर और थोड़ा सा चेंज करें तो उसमें पार्टिकल नेचर है, जो सब एटॉमिक या एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो लेवल 3 पर है। उसके नीचे जो सब एटॉमिक रियल में वो लेवल 2 है, जिसकी वजह से ये सब कुछ अराइज हो रहा है। एंड देन देयर इज अ यूनिफाइड फील्ड ऑन विच एवरीथिंग इज फ्रॉम विच एवरीथिंग इज राइजिंग। तो ये सब कुछ एक पैटर्न में राइज होता है और डिसॉल्व होता है। तो इसका राइज और फॉल एक पैटर्न जरूर है, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं कि ये क्यों हो रहा है। इट इज जस्ट हैपनिंग बाय इटसेल्फ। अच्छा, ये अब तक जो मैंने आपको एनालॉगस वे में बताया, ये सब कुछ वो है जो क्वांटम साइंस बोल रहा है आज का। इसमें कुछ भी ऐसा वो रिलीजन वाला पार्ट मैंने नहीं डाला। दैट हाउ डू द वेदास डिस्क्राइब द वर्ल्ड इज, दिस इज हाउ द क्वांटम साइंस हैज डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड इज। ओके, सो व्हाट इज टाइम? मुझे कभी बहुत ही इससे वंडर होता है कि टाइम क्या है। मतलब हम कहते हैं टाइम चल रहा है, टाइम जा रहा है,
तो इस मॉडल को स्टडी करने के पहले मुझे कभी भी समझ नहीं आता टाइम क्या है, पर अब समझ में आया कि टाइम इज अ फ्लो। इस पूरे ब्रह्मांड के राइज होके फॉल होने के बीच में जो गति है, जिस गति से ये सब कुछ चल रहा है, वही गति समय है। तो ये देखिए कुछ ऐसा हमारा वर्ल्ड है, ये राइज हुआ है और इसी टाइम पे फॉल हो रहा है, और इसकी स्पीड रिलेटिव, ठीक है, दिस इज टाइम। So, with the speed of time, the world is rising and world is falling again, rising again and falling again. That is why Shiva is called beyond time. उन्हें महाकाल कहते हैं, because the time is the force of this world, force of this existing matter, force of this manifested world. But Shiva is one who is having a base on which everything is existing, and that is why Shiva is beyond time and called Mahakal. So now after studying this, अब आपको लग रहा होगा कि ये साइंस की क्लास चल रही है, अंडरस्टैंडिंग गणपति की क्लास चल रही है। तो अब हम अंडरस्टैंडिंग गणपति, हमारा जो टॉपिक है, हम उस पर आएंगे, दैट व्हाट इज गणपति। ठीक है, ये अब तक की भूमिका बहुत जरूरी थी ताकि हम आगे समझ पाए, अदरवाइज हमें आगे समझ नहीं आए। सो गणपति क्या है ना, जैसा कि इसका नेम है, स्टिल समवन इज सॉरी, समवन इज अनम्यूट, यस, या आई हैव म्यूटेड, ओके। सो गणपति क्या है देखते हैं। सो इसके वर्ड में ही वो रहस्य छुपा हुआ है ना, इसके वर्ड में ये रहस्य है। गणा मीन्स अ ग्रुप ऑफ बेसिक एंटिटीज, जिसे हम एटम भी बोलते हैं, ठीक है। गण यानी ग्रुप। जैसे ये जो मेरा फोन है, आप देख सकते हैं, ये फोन एक गण है, एग्रीगेट है, काफी सारे स्मॉल स्मॉल एटम्स का या क्लस्टर्स का, जो बेसिक यूनिट्स उनके एग्रीगेट को हम गण कहते हैं, ठीक है। आप में से कौन है जो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, फिर बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, सो गण जो है, बेसिक जो एंटिटीज है उन्हीं का एक क्लस्टर है, इसे हम गण कहते हैं। व्हाट इज गणपति? So Pati is the force which is ruling over these ganas, which is combining these ganas. So the force which is binding the ganas together is called Ganapati. So गणपति वास्तव में वो ऊर्जा है जो इन सभी गणों का आपस में एक शेप दे रहे हैं, जो बांध के रख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गणपति के बिना प्रपंच नहीं होता। प्रपंच यानी जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, इसे हम प्रपंच कहते हैं, और वो नहीं हो सकता बिकॉज इसको बांधने का काम ही गणपति करते हैं। ओके, सो गणपति इज द फोर्स which is combining everything. Please mute yourself. Who is I cannot understand who is unmuting himself again. Yeah. Okay. So Ganpati is the force which is binding everything together in a perfect way, because of which the world is manifesting. So whatever which is manifesting in this world is Ganpati in itself, and nothing is possible without Ganpati. So you can see this is the structure of an atom. जो बीच में दिख रहा है ना आपको, ये एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स जुड़े हैं। उसके चारों ओर ये जो दिख रहे हैं, ये जहां मेरा लेजर पॉइंटर है, ये वो सारे एटम्स है जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो इन सब के, ये सब घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। तो अब आप सोचिए कि ये टिक कैसे सकता है? इतना डेंस पॉजिटिव मैटर जो है, वो क्या इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं सकता अपने अंदर? तो ये आखिर क्यों टिके हुए हैं? ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स तो नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये वर्ल्ड हो ही नहीं पाता। ये इसको कौन रोक रहा है? तो हाउ डू एन एटम सस्टेन? So an electron has an energy field also referred to as an orbit or its shell. ठीक है, उसका शेल या ऑर्बिट है जिसके अंदर वो स्पिन कर रहा है, इसके अंदर वो घूम रहा है, और और जो फोर्स उसको रोक रहा है, आप एक तरीके से कह सकते हैं उसी ने इसको एक शेप दिया हुआ है। ठीक है, द फोर्स विच इज स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन टू गेट कोलॉइड इनटू द न्यूक्लियस
you can say that force is actually giving rise to the whole world. Okay, उसकी वजह से ये पूरा के पूरा वर्ल्ड मैनिफेस्ट हो रहा है, और इसी को हम गणपति कहते हैं. So जिसने गण को बांधा हुआ है उसे हम गणपति कहते हैं. तो इसीलिए गणपति सब कुछ है. ठीक है, तो इस फोर्स के अंदर, अब इस मॉडल के अंदर गणपति को हम कैसे समझ सकते हैं वर्ल्ड के मॉडल के अंदर, है ना. सो यू कैन सी, हमने कहा एटॉमिक लेवल पे जो भी चीजें हो रही है वो सब गणपति रेगुलेट कर रहे हैं. जिस गणपति एक फोर्स है जो कि रेगुलेट कर रही है, मैं उसको गणपति नाम दे रहा हूँ, हो सकता है मॉडर्न साइंस से कोई और नाम देगा. ठीक है, लेकिन जिसको जो एनालॉजी मैं बैठा सकता हूँ, दैट इज गणपति वो फोर्स है जिसने गण को बांध रखा है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी एटॉमिक लेवल को जिसने बांधा, जिसकी वजह से ग्रॉस वर्ल्ड मैनिफेस्ट हो रहा है, वो गणपति है. ये जो लेवल 3 ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये गणपति का लेवल है. तो जो सटल वर्ल्ड की सारी संकल्पों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो गणपति है. और ग्रॉस वर्ल्ड से द वन हु वांट्स टू ट्रांसेंड हिज माइंड इनटू द यूनिफाइड फील्ड अगेन, यानी कि जिसको स्थूलता से शिवत्व में लीन होना है, उससे दोबारा पहुंचाने वाले भी गणपति है. तो गणपति दोनों काम करते हैं, वो सूक्ष्म के संकल्पों को मैनिफेस्ट करते हैं, और जो हमारे संकल्पों को सूक्ष्म तक विलीन करते हैं. तो ये इन दोनों के बीच का जो बेस है, जो दोनों के बीच का आधार है, ये गणपति है. ठीक है, इनके बिना वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. और देखिए जितने भी देवता हैं, जितने भी ये सब कुछ यहाँ एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, बहुत पास में होते हैं, यूनिफाइड फील्ड के सरफेस वाइब्रेशन पे, और गणपति उनके ऊपर. इसलिए हम कहते हैं कि अगर पहले पूजा करनी तो प्लीज वर्शिप गणपति, बिकॉज उनकी पूजा से ही तो आप फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसेंड कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको जाना है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रथम पूज्य. ठीक है, वो ठीक है, कहानी अच्छी बना रखी है दैट ही उन्होंने अपने पेरेंट्स के अराउंड ही परिक्रमा की, और उसकी वजह से उनको ऐसे प्रथम पूज्य का ऐसे सर्टिफिकेट मिला. बट एक्चुअल में टेक्निकली ये रीजन है कि अगर आपको सटल रियल्म के अंदर एंटर करना है तो हु विल बी द फर्स्ट टू एनकाउंटर इज गणपति. दैट इज व्हाई गणपति इज प्रथम पूज्य. So now we are discussing about the वैदिक स्वरूप ऑफ गणपति. गणपति के 3 स्वरूप है ना, वेदों में किस तरह का स्वरूप है, योग में किस तरह का स्वरूप है, और पौराणिक ग्रंथों में कैसा स्वरूप है, उसको देखेंगे. तो देखिए वेदों में जैसा गणपति को कहा गया है कि तुम प्रत्यक्ष सब कुछ हो, तुम करता हो, धरता हो, हरता हो. ये सब कुछ इसीलिए तो कहा गया बिकॉज गणपति सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इवन जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो गणपति ही तो है. इसीलिए उन्हें हम कर्ता कहते हैं, सब कुछ करने वाले, धारण करने वाले और मुक्त कराने वाले गणपति. ठीक है, हु इज अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो अभी हमने देखा ये, तो जो कर रहे हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से सब कुछ चल रहा है, उन्हें हरता कहते हैं. बिकॉज मैंने कहा ना, वो ट्रांसेंड करवाना है तो भी वही करवाएंगे, धारण भी वही करेंगे, मैनिफेस्ट भी वही करेंगे. दैट इज वाई इन वैदिक स्वरूप द गणपति इज सेट टू डू एवरीथिंग, वॉट एवर विच इज सीन इज गणपति. एंड दैट इज वाई वेदों में कहा गया सर्वम जगदिदम त्वत्तो जायते, सर्वम जगदिदम त्वत्तिष्ठति, कि तुम में ही पूरा जगत है, तुम्हारे अंदर ही पूरा जगत बैठता है, तुम्हारी लय में पूरा जगत चलता है, और तुम्हारे स्वरूप से ही पूरा जगत प्रकट होता है. तो जो प्रकट है वो गणपति है. ठीक है, योगिक स्वरूप की बात करें, ये था वैदिक स्वरूप, जो कुछ भी दिखता है वो सब गणपति है. तो अच्छा, योगिक स्वरूप में कैसे दिखाया गणपति को, तो कहते हैं कि तुम तीनों गुणों के परे हो. तीनों अवस्था जो होती है, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न अवस्था, उनके परे हो. तुम तीनों देह के परे हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के परे तुम हो.
तीनों काल के परे हो, तुम मूलाधार में स्थित हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो योग का स्वरूप है ना। देखिए अभी तक वो वेदों ने बताया जो है वो गणपति, और योग की दृष्टि से क्या है, जब मन जो है वो तीनों गुणों के, अवस्थाओं के, तीनों देह के परे जाता है, ठीक है, तब उससे आभास होता है एक ऊर्जा का, जिसे हम गणपति कहते हैं। तो उसका स्थान कहाँ है योग में, तो ये बताया गया, तुम मूलाधारे स्थितोसि नित्यम, मूलाधार चक्र में महागणपति का स्थान है। तो वहां से राइज होकर के ही राइजेस टुवर्ड्स द सहस्त्रार। तो मूलाधार ये हमारा बेजल चक्र है, इसने पूरी कुंडलिनी को अपने अंदर समेट रखा है, और जो कुंडलिनी को ऊपर लेके जाता है वो मूलाधार चक्र है। तो ये उनका यौगिक स्वरूप है। अच्छा, फिर हम उनके पौराणिक स्वरूप की बात करते हैं, दैट हाउ इज द पौराणिक स्वरूप ऑफ गणपति। तो कुछ ऐसा उनका डिपिक्शन है ना। सो ही इज वेयरिंग, उनको एक ऐसे मुकुट पहनाया हुआ है, उनका हाथी का मुख है, ठीक है, उनको एक लंबी सी सूंड है, के हाथ, चार हाथ हैं ना, उनका एक मूषक है जिसपे वो बैठे हुए हैं। इन सभी चीजों का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि गणपति ऐसे हैं, ठीक है, उस ऊर्जा को डिपिक्ट किया गया है इस तरह से। तो इन सब का क्या मतलब है, देखिए उनका सबसे पहले हैवी बॉडी या हैवी वेट। तो गणपति का वेट इतना हैवी है, तो उसका क्या कारण है, वाई ही इज द ओनली गॉड विच इज शोन वेरी हैवी वेट। बाकी सारे भगवान ऐसे फिट हैं, बट ये ऐसे हैवी दिखाए गए ना। उसका रीजन है दैट सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, जो भारीपन है ना, वो उनकी स्थिरता का प्रतीक है, दैट दिस एनर्जी इज स्टेबल इन इटसेल्फ। सो जब भी लाइफ में स्थिरता की कमी होती है, यानी कि गणपति की ऊर्जा जो है वो हमारे भीतर कम हो गई है। Whenever you feel you are not stable, that means that somewhere your Mooladhara chakra has a lot of disturbance. That is, the Ganpati Urja is disturbed inside you. And that is why Ganpati is shown with a very heavy weight, that he is a symbol of stability. Okay. गणपति को हम हाथी का सिर क्यों दिखाया गया इसके अंदर। अब आप सोचिए, मतलब बाकी सारे भगवान सिर्फ हमारे ह्यूमन जैसे फेसेस हैं, पर गणपति का ऐसे हाथी का फेस है। ये बड़ा अजीब है, मतलब ही इज एन एनालॉग ऑफ ह्यूमनॉइड, मतलब कह सकते हैं एक हाथी का सर हमने एक इंसान के शरीर पर लगाया है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, बिकॉज लार्जेस्ट ब्रेन जो है, जो अर्थ के जितने भी एनिमल्स है उसमें हाथी का ब्रेन लार्जेस्ट होता है। सो लार्जेस्ट ब्रेन यानी बिगेस्ट इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें हाथी का फेस दिया गया, जो बुद्धि के भी परे है। ऐसी प्रकांड पराकाष्ठा जो है बुद्धि की, वो महागणपति है, ठीक है। तब आप देखिए ना, महागणपति खुद ही मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब आप सोचिए ये कॉन्शियसनेस कितनी इंटेलिजेंट है, जिसने इस यूनिवर्स में इतने पैटर्न्स बनाए। यू जस्ट सी दिस, कितना सिमेट्रिकल है सब कुछ। बटरफ्लाई के दो विंग से लेकर के एक फूल, एक हनी बी का बी हाइव से लेकर के इस एक भिंडी का डिसेक्शन देखिए, उसका जो स्ट्रक्चर है, कितनी सिमेट्री है इसके अंदर। तो इसको डिजाइन करने वाली कॉन्शियसनेस कितनी इंटेलिजेंट होगी। सो दैट इज वाई गणपति को हमने हाथी का सिर देके दिखाया, इस इकोसिस्टम को जिसने बनाया है। देखिए इकोसिस्टम के अंदर सब कुछ एक चक्र में चल रहा है, दैट हु इज a small one is got eaten by a big animal, वो उसके ऊपर खाया, टर्चरी लेवल पर चल रहा है, और फिर उसके साथ साथ में पूरा साइकिल चल रहा है। इसको डिजाइन करने वाली कॉन्शियसनेस क्या इतनी डम है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। And उसको दिखाने के लिए उन्हें हाथी का सिर दिखाया, जिसने पूरे सोलर सिस्टम को मैनिफेस्ट किया है। यू जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच इंटेलिजेंट दिस कॉन्शियसनेस कुड बी। इट इज अ मैटर ऑफ वंडर. It is not a matter of understanding, it's really a matter of wonder that how much intelligence it has. That is why it is represented with the head of an elephant, कि हाथी के सिर, इतनी प्रकांड बुद्धि है जिनकी, ठीक है। अच्छा, फिर उनका ऐसे मूषक राज उनका वाहन है, इसका क्या मतलब है कि हम, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये इसको जिसने भी मूषक राज जिसका वाहन बताया है ना, ये हाथी के हाथी एक चूहे पे चल रहा है। अब सोचिए, ये बताने वाला या तो महामूर्ख होगा, एक बेवकूफ ही ये बता सकता है कि हाथी चूहे पे चल रहा है, या फिर
उसका ऑपोजिट ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जिसने भी ये बताया। सो व्हाट इज मूषक, पहले उसको देखते हैं। तो माउस की, चूहे की हैबिट होती है कुछ ना कुछ कुतरते रहना, ऐसे काटते रहना, ऐसे उसकी हैबिट होती है, उसका दांत चलता रहता है, कुछ ना कुछ वो काटता रहता है। ठीक है। तो चूहे चूहा जो है ना, ये हमारे लॉजिकल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारा लॉजिक जो है ना, जो हमेशा चलता रहता है। तो जब लॉजिक बहुत ज्यादा चलता है तो हम स्टेबल नहीं होते, हम रेस्ट नहीं करते, हर चीज को एनालाइज करें, हर चीज को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर से सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, हम स्टेबल नहीं हो पाते, रेस्टफुल नहीं हो पाते। तो जब लॉजिकल इंटेलिजेंस में आदमी फंसा हुआ होता है ना, तब कहते हैं वो चूहे जैसे ही है, इतना सा लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस जब तक चलता है तब तो वो चूहे की तरह वो दौड़ता रहता है, चलता रहता है, वो शांत नहीं होता। ठीक है। सो रेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, शांति नहीं मिलती। तो महागणपति क्या करते हैं, जब उनका जागरण होता है मूलाधार से, एंड ही राइजेस ओवर द लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड ही टेक्स यू बियॉन्ड दैट, जो लॉजिक से परे जो रियल है उसका एक्सपीरियंस करना है, वो गणपति के द्वारा होता है। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें मूषक पर आरूढ़ बताया है। यानी कि मूषक पर राज करने का मतलब है कि वो आपको लॉजिक से परे जो रियल है उसका अनुभव करवा सकते हैं। तो इसने गणपति से जुड़ गए ना, तो बस फिर सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। ठीक है, लॉजिक से परे जो भी वो सब कुछ पता चल जाता है। फिर गणपति का फूड जो है, उनका जो फेवरेट मिठाई है, कहते हैं मोदक है। मोदक गणपति को प्रिय है। तो मोदक जिन लोगों को नहीं पता है, मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा होता है मोदक। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था ये, मैंने कहा जब ये तो पूरा एनर्जी पर बात कर रहे हैं, इतना ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, और फिर कहते हैं गणपति का प्रिय भोजन मोदक है, तो ये कैसे हो सकता है? अभी अल्टीमेटली अब गुलाब जामुन से उनको क्या दुश्मनी थी? मोतीचूर के लड्डू से क्या है? इसमें ऐसा क्या है? ये तो कुछ ऐसा, इसके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिशन भी कुछ खास नहीं है जो उनको मोदक पसंद हो, है ना? तो देखिए मोदक, ये गणपति रहस्य को बताने वाले हमारे पूरे बहुत अमेजिंग थे। तो मोदक का मतलब क्या है? मुद शब्द से मोदक निकला है। ठीक है, मुद का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है। तो गणपति वास्तव में वो ऊर्जा है जो बहुत ही प्रसन्न चित्त है। ठीक है, ये ऊर्जा हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस पर अनुभव होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दुखी आदमी कभी भी गणपति का अनुभव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जब हम एग्जॉल्टेड, हैप्पी और सेलिब्रेटिंग मोड में होते हैं ना, उस टाइम की स्टेट जो होती है, वो स्टेट है गणपति की स्टेट। तो गणपति इतने बुद्धिमान होने के साथ साथ में एकदम मस्त है और सेलिब्रेटिंग, ऐसे उनमें गंभीरता नहीं है। ही इज नॉट वेरी सीरियस। गणपति बहुत ही मस्त है ऐसे। तो मोदक से रिप्रेजेंट किया गया उनकी अंदर की हैप्पीनेस और उल्लास को। तो जो हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट है उसको मोदक से दिखाया गया है। इसलिए जो शास्त्रों में कहते हैं कि गणपति को मोदक का प्रसाद चढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मोदक बना बना के मूर्ति के आगे रख दो। मोदक के प्रसाद चढ़ाने का मतलब है बीइंग हैप्पी, एक्सॉल्टेड एंड सेलिब्रेटिव इन एवरी फील्ड यू गो। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट ऑफरिंग टू गणपति। सो अगर आप गणपति को वास्तव में मोदक चढ़ाना चाहते हैं तो अपनी प्रसन्नता को 1000 गुना बढ़ा लें। तो गणपति अथर्वशीर्षम में कहते हैं, यो मोदकम सहस्रेण यजति स वांछित फलमवाप्नोति, कि जो 1000 मोदक चढ़ा देता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। 1000 मोदक आप ऐसे चढ़ा दो, उससे नहीं होगा। बट जब आपकी प्रसन्नता 1000 गुना बढ़ जाती है ना, तो उस स्टेट में आप एकदम सटल से कनेक्ट हो जाते हो। और जब आप कनेक्ट होते हो तो आपके संकल्प में और गणपति के संकल्प में फर्क नहीं रहता। आज वो अपने संकल्प उनके संकल्प से जोड़ देते हो, तो गणपति आपके सारे संकल्पों को मैनिफेस्ट कर देते हैं। बिकॉज जो मैनिफेस्ट है वो गणपति ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि अपनी खुशी को 1000 गुना बढ़ा लो, ये बेस्ट ऑफरिंग है गणपति को। बीइंग हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग इज द बेस्ट ऑफरिंग टू गणपति। तो अब देखिए गणपति को हम ऐसे है ना बाल रूप में ज्यादा देखते हैं। गणपति को ऐसे
ऐसे बहुत कम ही मंदिर है जहाँ उनकी ऐसे रिद्धि सिद्धि के साथ ऐसे मैरिड फोटो है, बट ही इज रिप्रेजेंटेड इन अ चाइल्ड फॉर्म हमेशा। इसलिए गणपति बच्चों के फेवरेट है। आप बच्चों को देखना, मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है, आप किसी भी ऐसे मूर्तियों की दुकान पे लेके जाओगे ना, वो दौड़ के जहाँ गणपति की मूर्ति या फोटो होगी वो दौड़ दौड़ के उधर जाएंगे। इवन मंदिर में भी लेके जाएंगे तो गणपति उनके फेवरेट है, वो उधर बहुत ज्यादा टाइम देंगे। बाकी जगहों पे ठीक है, वो आप बोलोगे इनको हाथ जोड़ो जोड़ लेंगे, बट उनका ऐसे नेचुरल अट्रैक्शन रहेगा गणपति की तरफ, बिकॉज गणपति का यही स्वभाव है। उन वो ऐसे नाचते कूदते रहते हैं। इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद उन्हें कोई भी ऐसे वो सीरियसनेस या ईगो वाली बात नहीं। इज वेरी फ्री एंड सेलिब्रेटिंग, वो ऐसे फ्रेंडली नेचर रखते हैं। that if you want to get connected with Ganpati, be innocent, be feel like he is your friend, he you will be connected to the Ganpati। ये गणपति डजेंट लाइक ईगो। तो ईगो पे कहानियां भी है कि उन्होंने चंद्रमा का ईगो कैसे नष्ट कर दिया, और दिखाते हैं कि कुबेर का ईगो भी टिक नहीं पाया गणपति के आगे। तो जब ईगो आ जाता है तो वो सब कुछ खराब कर देते हैं, और जब ईगो नहीं होता, एक मस्ती छाई भी रहती है सब जगह, तो वो सारा काम कर देते हैं। इसलिए गणपति को हम विघ्न नाशक भी कहते हैं और विघ्नेश भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इसलिए विघ्न के रूप में भी वही प्रकट होते हैं और विघ्न को हटाने वाले भी वही हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर विघ्न आ रहे हैं तो गणपति की शरण में, बिकॉज वही विघ्न रूप में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो जब अगर आपको विघ्न ज्यादा आ रहे हैं ना, इसका मतलब देखना आपकी हैप्पीनेस और एनर्जी में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। योर मूलाधार इज स्लीपिंग राइट नाउ, मूलाधार चक्र की एनर्जी आपकी हिल गई है। सो इफ यू कैन रिस्टोर इट, दोबारा आपके अपने आप ही ऑब्स्टेकल्स को आप पार कर लोगे सारे। यू विल बी सो मच कॉन्फिडेंट दैट नथिंग विल स्टे इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये उस चीज का कॉन्सेप्ट है। तो गणपति को सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप पसंद है। तो इसलिए जो भी आप अपना ईगो छोड़ करके सबसे फ्रीली कनेक्ट होते हैं, इफ यू लव सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, इफ यू आर हैप्पी, यू आर डेफिनेटली हैविंग अ ब्लेसिंग ऑफ गणपति। एंड गणपति इज द फेवरेट गॉड ऑफ चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई बच्चों से एकदम फ्री कैसे मस्ती से खेलते हैं, उसी टाइप से वो भी यही कहते हैं, जीवन को खेलते खेलते बिताओ, ठीक है, इतना सीरियस नहीं होने का। तो जो इक्विलिब्रियम, अच्छा फिर आ जाता है गणपति को हम अपने अंदर कैसे राइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था गणपति का पूरा स्वरूप, वैदिक, योगिक, पौराणिक स्वरूप, उसके अंदर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा, एंड उनको हम अपने भीतर कैसे जागृत कर सकते हैं। ये जब गणपति सो रहे होते हैं ना मूलाधार में, तब फिर बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन जब वही एनर्जी एक्टिव हो जाती है फिर तो हम ऐसे वी ओन द वर्ल्ड, लाइक ऐसी फीलिंग आती है, यू कैन डेफिनेटली शन एवरी ऑब्स्टेकल एंड यू कैन जस्ट कट थ्रू द ऑब्स्टेकल्स एंड गो बियॉन्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो होता है ना, इतना जोश भर जाता है। गणपति वास्तव में जोश के देवता है। अगर हमारे अंदर जोश नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब गणपति की ऊर्जा अभी तक हमारे अंदर आई नहीं है। तो आप खुद भी अपने अंदर जोश जगाओ, और हम अभी देखते हैं हाउ टू राइज गणपति इनसाइड अस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा हमें, बॉडी और एनवायरनमेंट के साथ साथ। एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं, हम जिस वर्किंग प्लेस में हमारा काम जहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनल स्फीयर जो हमारे चारों में, ये सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट में ही काउंट होता है। तो हम अगर उसके साथ हार्मनी में या इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, तो ये एनर्जी हमारे अंदर सो जाती है। सो हमें उसके साथ इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है, और कहीं हम अपने डिसिप्लिन में चेंज करना है। तो डिसिप्लिन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू टेक केयर ऑफ योर मूलाधारा, यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट। सो हमें आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अपने प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए। शुड गेट चेक विच टाइप ऑफ प्रकृति यू आर। सी इट्स वेरी प्रैक्टिकल। आप कफ प्रकृति के हैं एंड आप घी और ऑयल खा रहे हैं, विल डेफिनेटली आपका कफ इतना बढ़ जाएगा, आप दिन भर सोते रहोगे, इतना आलस आएगा। दही खा रहे हैं कफ प्रकृति के होकर के, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग, मतलब वो आपको लगेगा यार ये कितना इनसेंसिटिव है, दिन भर सोता ही रहता है। तो उसका रीजन ये है कि वो गलत खा रहा है, वो कफ प्रकृति का और कफ और बढ़ा रहा है। ठीक है, पित्त प्रकृति का आदमी इतने तेज मसाले खा रहा है, वो तो ब्लास्ट करेगा सब जगह, मतलब दूसरों पे चिल्लाएगा, करेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा। तो हमारे बिहेवियर सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे डाइट से लिंक्ड है। और जब वो बैलेंस होगा ना,
हमारे अंदर के दोष बैलेंस होंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर वो लाइटनेस, वो सेलिब्रेशन सब कुछ आने लग जाएगा, एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ गणपति इनसाइड अस, एंड वी शुड एंटर इनटू द योगा। सो मूलाधार चक्र पे हमें काम करना है। सो दीज आर ऑल द आसनास लिंक टू द मूलाधार चक्र। अच्छा, आप कहेंगे इतने सारे नहीं हो सकते, तो ठीक है हम 6 कर सकते हैं। 6 नहीं हो सकते तो ये 4 तो करने ही करने। ये 4 चीजें हमारे मूलाधार चक्र को नेचुरली एक्टिवेट करती है। ठीक है, आपको ऐसे वो बैठ करके उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यस, मूलाधारा मेडिटेशन इज गुड, बट वो आपको किसी के गाइडेंस में करना चाहिए। आई विल सेंड यू अ लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन डू इट, ठीक है, क्योंकि मैंने वो किया हुआ है एंड इट्स गुड। ठीक है, बाकी मूलाधार को कैसे राइज करते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। उसके साथ साथ में जो आसन हमारे पेल्विस की एक्सरसाइज करवाएं वो बेस्ट है। तो पेल्विस की एक्सरसाइज कहाँ कहाँ होती है? सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार के अंदर। ठीक है, आंजनेय आसन, ये लिखा हुआ है, आप, मैं इसके लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन प्रैक्टिस इट एट योर होम। ठीक है, वॉरियर पोज, वीरभद्रासन, एंड ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। तो ये 4 मेन आसन है जो हमेशा किए जाने चाहिए। इट विल कीप यू ऑलवेज अलर्ट और स्फूर्ति से भरा हुआ रखेंगे, कि ये इनका फीचर है। सेकेंड थिंग आफ्टर द आसनास कम इज प्राणायाम एंड जपा। ठीक है, सो प्राणायाम इज जो भी सुदर्शन क्रिया करते हैं उनको पता होगा, दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ कनिष्ठा प्राणायाम जो हम करते हैं, ये शांत करता है मूलाधार चक्र को। ठीक है, मूलाधार चक्र को ये राइज करने में हेल्प करता है। तो हु इज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई रिक्वेस्ट। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, आप में से जो भी अनम्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, ग्रेट। Please mute yourself. Okay. So first stage of Kanishta Pranayam is what we do. It balances the disturbances of Mooladhara Chakra. और जब भी ऐसा हो कि आपके अंदर वात रोग बढ़ रहा है या फिर आप बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहे हैं, so you should do the more first stage प्राणायाम। एंड सेकेंड थिंग टू राइज गणपति, जिससे जो थोड़ा रिलीजन का पार्ट है, जैसे हम कहते हैं गणपति विद्या। ठीक है, एक्चुअली रिलीजन में है बट इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, वन कैन डू इट। ठीक है, सो व्हाट इज इट, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, बट द मेन थिंग इज विच आई हैव हाईलाइटेड। सो उसका मेन पार्ट है ओम गम गणपते नमः। सो जो गम है ना, ये बीज मंत्र है गणपति का, बीज रूप में गणपति की ऊर्जा गम शब्द में व्याप्त है। तो बार बार गम पर जप करने से अंदर मूलाधार से गणपति जागृत होते हैं, और गणपति जब जागते हैं तो पूरा जीवन सेलिब्रेशन से भर जाता है। अननेसेसरीली आदमी हैप्पी और सेलिब्रेटिव होता है, उसको कुछ चाहिए नहीं कि किसी चीज की वजह से उसको हैप्पीनेस मिले। अभी हम क्या हैप्पीनेस के कारणों के पीछे पीछे भागते हैं, पर जिसका मूलाधार एक्टिवेट हो गया वो अननेसेसरीली हैप्पी रहता है, मतलब किसी भी चीज के बिना वो हैप्पी रह सकता है। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसको वो मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो वो अचीव कैसे करें, नहीं, वो तो डबल स्पीड से अचीव करते हैं। जो मतलब उसको चाहिए वो तो उसको उससे ज्यादा ही मिलता है। बट ये वो ऐसा है कि उसको हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इज नेचुरली हैप्पी। And the most advanced thing which I have experienced myself is Sudarshan Chakra Kriya. So आप में से जिन जिन लोगों ने आर्डरिंग कोर्स किया है तो बेस्ट है, आपने जो सीखा हुआ है उसे फॉलो कीजिए, करते रहिए। अगर नहीं सीखा हुआ है तो यू कैन लर्न इट। ठीक है, आफ्टर वन एडवांस कोर्स यू विल बी एलिजिबल टू लर्न सुदर्शन चक्र क्रिया, एंड डेफिनेटली आई हैव सीन दैट दिस इज द मोस्ट एडवांस थिंग विच कैन नेचुरली राइज द मूलाधार चक्र, इतना जल्दी राइज करता है। सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो इट। अगर कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी टेक्निक में कुछ है तो आपने टीचर से उसके लिए बात कर सकते और उसका इफेक्ट शानदार है, तो डेफिनेटली इट शुड बी डन। सो अगर कंक्लूड करूं, टू इन्वोक गणपति इनसाइड, सो बी हैप्पी, सेलिब्रेटिंग एंड एक्सॉल्टेड। ठीक है, अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ठीक है, नेचुरली बी हैप्पी विदाउट एनीथिंग, बाकी सब कुछ आता रहेगा, पर पहले खुश हो जाओ।
ठीक है, ग्राउंडेड और इनोसेंट रहो, ठीक है, ग्राउंडेड रहना जरूरी है, मतलब ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए, ईगो क्लैश हो ठीक है, अपने मस्त रहो, बच्चे में कोई ईगो क्लैश नहीं होता, तो हम क्यों करें, ठीक है, कोई खराब करे ठीक है, वो अपना झेलेगा, हम क्यों अपना माइंड खराब करें, इनोसेंस अपनी बनाए रखें, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है, अपना, हम सबके अंदर इनोसेंट पार्ट है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें इनोसेंट पार्ट नहीं होता, बट हम क्या हमारे लॉजिकल माइंड को इतना आगे ले आते हैं कि हम उससे दबा देते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो, है ना, हमारे अंदर के इनोसेंस को हमें बनाए रखना चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ योर डाइट, फॉलो आयुर्वेदा, इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर डाइट एवरीथिंग विल गो इन वेन, सारे आपके एफर्ट्स चलेंगे, बिकॉज आप इतने दोष अंदर भर रहे हो, फिर क्या मतलब है, सो टेक योर डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, मैं ये नहीं कहता आपको सारे मेडिसिन लेने चाहिए, बट डाइट जरूर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, आसन के अंदर आपको सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, वीरभद्रासन, आंजनेय आसन, सेतुबंध आसन, ये तो जरूर से डेली एक्सरसाइज का एक पार्ट होना चाहिए, एंड जिसने भी सुदर्शन चक्र किया, सुदर्शन क्रिया किया है, यू शुड डेफिनेटली डू इट, तो ये सारे तरीकों से हम हमारे भीतर गणपति की ऊर्जा को इन्वोक कर सकते हैं, एंड गणपति विल बी नेचुरली हाई इनसाइड अस, वी विल ऑल बी फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल्स, जो भी आएंगे वो चले जाएंगे, देखिए ऑब्स्टेकल आपकी खुशियों को ही डाउन करता है, तो अगर आप नेचुरली अपनी खुशियों को अप कर लें तो ऑब्स्टेकल सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे, और यही गणपति से कनेक्ट होने का एक, कह सकते हैं आप, तरीका है, सोर्स है ना, सैड आदमी गणपति से कनेक्ट नहीं होता है, हैप्पी आदमी कनेक्ट होता है, इसलिए बी हैप्पी फर्स्ट, overcome your sadness, everything will happen. Okay, so this was our session today, understanding Ganpati. So we tried to understand Ganpati with the technical aspect, Vedic aspect, yogic aspect, and the Pauranic aspect, and covered all the uh, technicalities behind them. उनके पीछे क्या secrets हैं, रहस्य, उनको हमने देखा. Now if